जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। शायद ये टॉपिक आपसे आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा कि सॉफ्टवेयर जनकुंडली एनालिसिस वर्सेस एस्ट्रोलॉजर जनकुंडली एनालिसिस कौन सा ज्यादा कारगर है, कौन सा ज्यादा उपयोगी है, कौन सा आपको ज्यादा फायदा करेगा। आप जब सॉफ्टवेयर से जनकुंडली एनालिसिस करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है, या एस्ट्रोलॉजर से आप जब जनकुंडली एनालिसिस करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है। और दूसरा क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा जाता है कि वाई यू आर टेकिंग टू मच चार्जेस फ्रॉम मैच मेकिंग, कि आप मैच मेकिंग के क्यों इतने ज्यादा चार्जेस लेते हैं। मैच मेकिंग जनकुंडली यानी जनकुंडली मैच मेकिंग करना, दिस इज अ 5 मिनट जॉब। ये 5 मिनट में काम हो जाता है। हम सॉफ्टवेयर से 5 मिनट में जनकुंडली मैच मेकिंग कर लेते हैं। तो आपको इतना समय क्यों लगता है, और वाई यू टेकिंग टू मच चार्जेस, और आप इतना ज्यादा चार्ज क्यों करते हैं मैच मेकिंग का। आज इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं इस वीडियो में जरूर दूंगी। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा क्या स्पेशल देखते हैं मैच मेकिंग में जो आप सॉफ्टवेयर मैच मेकिंग को डिनाई कर देते हैं। आप बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर मैच मेकिंग केवल 20% है मैच मेकिंग का, 80% तो एस्ट्रोलॉजर खुद ही देखकर बताते हैं। और भी मैच मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं। तो ऐसा हम क्या स्पेशल करते हैं, या एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा क्या स्पेशल देखकर आपको बताता है जनकुंडली में जो आपको सॉफ्टवेयर नहीं बताता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जब भी आप किसी लड़के या लड़की की जन्म पत्रिका की मैच मेकिंग करवाते हैं तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि आप अपने जीवन का 75% हिस्सा एक ऐसे व्यक्ति के साथ गुजारने वाले हैं जो आपके जीवन को नर्क या स्वर्ग दोनों बना सकता है। इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सामने वाले व्यक्ति जो मैच मेकिंग करवाने आए हैं उनको एक सही सलाह दी जाए, उनके जीवन का उनको एक फोटोकॉपी उनको जरूर दिखाई जाए कि आपका जीवन आगे कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर से मैच मेकिंग करनी चाहिए या एस्ट्रोलॉजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए मैच मेकिंग के लिए। तो जब आप सॉफ्टवेयर से मैच मेकिंग करते हैं तो वास्तव में उसमें 5 मिनट से भी कम समय लगता है मैच मेकिंग के लिए। केवल डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप डालिए लड़के और लड़की की, और सामने आपके लिए मैच मेकिंग रेडी हो जाती है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, लेकिन ये केवल मैच मेकिंग का 20% हिस्सा ही कवर किया जा सकता है। एक एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि 80% हिस्सा कितना इंपॉर्टेंट और कितना डेप्थ में है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और जिस हिस्से के बिना मैच मेकिंग इनकम्प्लीट मानी जाती है। जब आप सॉफ्टवेयर से मैच मेकिंग करते हैं तो वो एक फंडामेंटल आपको दिखा देता है कि आपके इतने गुण में से इतने गुण मिले हैं, नाड़ी दोष है या नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाड़ी दोष वास्तव में देखना बहुत जरूरी भी माना जाता है। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि यदि सॉफ्टवेयर नाड़ी दोष बता रहा है तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। आप प्लीज मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद भ्रकूट दोष भी आता है, तो वो किस सिचुएशन में कैंसिल हो जाता है ये भी आपको एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। और जब सॉफ्टवेयर से आप निकालते हैं तो मांगलिक और नॉन मांगलिक भी सॉफ्टवेयर बता देता है, लेकिन मांगलिक की कौन सी कंडीशन में जन्म कुंडली है, कि वास्तव में व्यक्ति मांगलिक है या घोर मांगलिक है या बिल्कुल निम्न मांगलिक है, ये भी एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। तो ये तो केवल और केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो एक ओवरव्यू दिखा देता है कि इतने गुण मिले हैं तो आपकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन जब आपकी जन्म कुंडली एक एस्ट्रोलॉजर एनालिसिस करता है या मैच मेकिंग करता है तो वो आपकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में देखता है। नॉट ओनली ओवरव्यू नहीं देखता, वो एक मतलब 2 व्यक्तियों की अलग अलग जन्म कुंडली एनालिसिस करता है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट हम जो देखते हैं जन्म कुंडली में लड़के और लड़की का 7वां भाव के ऊपर कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि है, 7वां भाव की कंडीशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैरिज के लिए। क्योंकि 7th हाउस आपकी जन्म कुंडली का आपके स्पाउस की दशा को दिखाता है, यानी कि आपका स्पाउस, आपकी मैरिज लाइफ कैसी होने वाली है वो आपके 7वें भाव से पता चलती है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम 7वां भाव एनालिसिस जरूर करें कि उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना हो। 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, कहीं 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में तो नहीं बैठा,
कोई पाप कर्तरी योग तो नहीं बना। अभी बता देती हूँ, पाप कर्तरी योग इस तरीके से बनता है, 7th हाउस के लॉर्ड के पहले घर में भी कोई पाप ग्रह हो, दूसरे घर में भी कोई पाप ग्रह हो, मिडिल में 7th हाउस का लॉर्ड हो, तो ये पाप कर्तरी योग बन जाता है। ये भी आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्बेंस करने के लिए काफी है। और इसमें जो हम अच्छाई देखते हैं वो इस प्रकार से, 7th हाउस का लॉर्ड यदि केंद्र हाउसेस में बैठा है तो वो अच्छे फल देता है। इसी के साथ हम 7th हाउस के कारक को भी देखते हैं। 7th हाउस का कारक होता है शुक्रदेव। शुक्रदेव की पोजीशन देखनी भी जन्म कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं शुक्र 6, 8, 12वें भाव में तो नहीं बैठा या पाप ग्रहों के संपर्क में तो नहीं है, तो भी शादी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब भी हम जन्म कुंडली मैच मेकिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना मैच मेकिंग आगे बढ़ ही नहीं सकती, वो है कि वर यानी लड़के की जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है और लड़की की जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, वो राशियां एक दूसरे के साथ मित्र राशि होनी चाहिए, तब ही जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। यदि दोनों की चंद्रमा राशि यानी चंद्र राशि मित्र राशि है तो भी इन लोगों की शादी चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ मंगल का आकलन भी करना पड़ता है, क्योंकि मंगल देव को वैवाहिक जीवन की स्ट्रेंथ माना जाता है। और शायद बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा कि मंगल की स्ट्रेंथ वैवाहिक जीवन के लिए D9 चार्ट में देखी जाती है। जब हम नवमांश यानी D9 चार्ट यानी कि नवमांश चार्ट में मंगल की स्ट्रेंथ देखते हैं, तब ही हमें पता चलता है कि इन दो व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा। इसी के साथ साथ हमें ये चीजें भी देखनी होती है कि यदि मैरिज हो जाती है तो इस मैरिज में सुख का क्या स्थान रहेगा। तो इसलिए जन्म कुंडली का 4th हाउस में एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन का सुख 4th हाउस से देखा जाएगा। और इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, राहु या केतु 7th हाउस में तो नहीं बैठे हैं। यदि 7th हाउस में बैठे हैं तो क्या 7th हाउस को प्रोटेक्शन मिली हुई है गुरुदेव बृहस्पति की, या गुरुदेव बृहस्पति की 7th हाउस को प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई। और एक बात आप सभी ने बहुत बार सुनी होगी कि 7th हाउस में यदि केतु ग्रह बैठा होता है तो वहां पर कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि गुरु की दृष्टि नहीं होती है तो ऐसे व्यक्तियों का डिवोर्स होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो इसे भी हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं सामने वाले को, यदि केतु 7th हाउस में किसी की भी जन्म कुंडली में बैठा हो तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी पार्टनर अपने लिए देख रहे हैं वो पार्टनर आध्यात्मिक हो, वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हो, वो भक्ति भाव से जुड़ा हुआ हो, तब ही आपकी मैरिज चल पाएगी। अदरवाइज आपकी मैरिज चलने में बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। या वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, या वो केतु का कोई ना कोई ऐसा वर्क कर रहा हो जो आपके 7th हाउस को प्रोटेक्ट कर ले। अब इसमें सबसे लास्ट नियम है, जो भी सूत्र हमने अपनी जन्म कुंडली में लगाए हैं वो ही सूत्र हम D9 चार्ट में लगाकर देख लें, यानी कि हमारी नवमांश कुंडली में लगाकर देख लें, क्योंकि नवमांश कुंडली को मैरिज की कुंडली भी बोली जाती है। तो इसलिए नवमांश कुंडली में ये सारे योग देखना बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जब ये पॉजिटिव योग D9 चार्ट यानी कि आपकी नवमांश कुंडली में मिल जाते हैं, शुभ योग, तो आपको एक सर्टिफाइड ठप्पा मिल जाता है कि आपकी मैरिज लाइफ में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन मैरिज लाइफ में डिवोर्स जैसी स्थितियां नहीं आएंगी, या मैरिज लाइफ टूटेगी नहीं, या मैरिज लाइफ में कुछ हद तक समस्याएं आएंगी, बाद में चीजें संभल जाएंगी। ये पूरा प्रोसीजर D9 चार्ट एकदम सर्टिफाइड कर देता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ बहुत सारे सूत्र और भी हम लगाकर देखते हैं कि आपके धन की स्थिति कैसे रहने वाली है, आपके भाग्य की स्थिति कैसे रहने वाली है, शादी के बाद कोई आपको डिजीज तो नहीं हो जाएगी, यानी कि कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। ये सभी चीजें एनालिसिस करके तब हम क्लाइंट को क्लियर जवाब देते हैं कि ये मैच मेकिंग अच्छी रहेगी या मैच मेकिंग अच्छी नहीं रहेगी, जो एक सॉफ्टवेयर आपको कभी भी नहीं बता सकता। इसलिए आपको जन्म कुंडली मैच मेकिंग के लिए एस्ट्रोलॉजी सलाह लेनी ही लेनी चाहिए। और जाते जाते एक सूत्र और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक स्त्री यानी एक लड़की की जन्म कुंडली में देखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि लड़की का भाग्य भाव कितना मजबूत है। यदि किसी लड़की या स्त्री के भाग्य भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह की दृष्टि है,
तो वो लड़की आपके जीवन में भाग्य लेकर आएगी, आपके जीवन में उन्नतियां लेकर आएगी, आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगी। तो इसलिए लड़की का भाग्य भाव देखना भी जन्म कुंडली एनालिसिस में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब भी आप मैच मेकिंग कराएं, आप सॉफ्टवेयर से मैच मेकिंग कीजिए, अपनी खुशी के लिए कीजिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि आपके दो व्यक्तियों के जीवन का सवाल है। दो व्यक्तियों को अपनी कम से कम 75% लाइफ एक दूसरे के साथ बितानी होती है। अगर एक मैच मेकिंग गलत हो जाती है तो दो लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल में आ जाती है। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर की एथिकल ड्यूटी बोलिए या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए कि वो इतना समय लगाकर आपकी जन्म कुंडली एनालिसिस करता है, मैच मेकिंग करता है, क्योंकि एक जन्म कुंडली को की एनालिसिस में इतना समय नहीं लगता जितनी दो लोगों की जन्म कुंडली मैच मेकिंग में समय लगता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लीजिए। बिना एस्ट्रोलॉजी सलाह के कोशिश कीजिए कि आप मैरिज ना करें, एस्ट्रोलॉजी सलाह लेने के बाद ही मैरिज करें, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि आपको आपके जीवन में किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए, और यदि आपके जीवन साथी के साथ कुछ समस्याएं आपको आ रही हैं तो वो एक एस्ट्रोलॉजर आपको समझा सकता है कि आपको क्या चीजें हैं जो अवॉइड करके चलना चाहिए, या कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो किसी भी उपाय से सॉल्व नहीं हो सकती। चाहे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कितने भी पैसे खर्च कर लीजिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके कोई भी उपाय नहीं होते, जो किसी भी उपाय से सही नहीं हो सकती हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी सलाह लेनी बहुत जरूरी है। जब भी आप शादी के लिए आगे बढ़ें तो जन्म कुंडली मैच मेकिंग एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर करवाएं। होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।